नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वोट चोरी और का जो नारा है और उस नारे को थोड़ा दूसरे ढंग से जब रखा जा रहा है पूरे देश में, तो वो नारा इस ढंग से है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा अब सड़कों पर ही नहीं बल्कि सदन के भीतर भी गूंजने लगा है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक संदेश है कि अब उनकी जो सत्ता है वो अब उसके दिन बहुत कम बचे हैं, यानी कि उनके दिन बचे खुचे ही हैं। असल में इस बार के मानसून सत्र में सरकार को अनुमान था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसे मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा तो उसके सामने राष्ट्रवाद की ढाल लाकर बचाव कर दिया जाएगा, इसमें जनता का साथ भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा था कि अब जनता का विरोध भी उसे देखना पड़ेगा। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा अब मोदी सरकार के लिए आखिरी कील जैसा साबित हो रहा है। वहीं संसद में भी हर दिन विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर पर नारेबाजी की और आज आखिरी दिन तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति तब बन गई जब विपक्ष के सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ही लगा दिए। आइए जरा देख लीजिए इस विजुअल को। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्या। तो देख रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी संसद में आ रहे हैं और दूसरी तरफ उधर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। वैसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि मानसून सत्र हमारे लिए सफल और विपक्ष के लिए विफल रहा। शायद वो 14 बिल्स जो विधेयक हैं, 14 विधेयकों में से 12 को पास करवाने को अपनी सफलता बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुमत के जोर और विपक्ष की अनसुनी कर सरकार बिल पास करवा ले रही है। लेकिन संख्या बल को लेकर बड़ा झटका तो उसे कल पेश किए गए बिल में लगने जा रहा है। आप जानते हैं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया था, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया है। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, वो भी आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि यह बिल कभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि यह संविधान का संशोधन है और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इस समय एनडीए के पास 293 वोट हैं और 2/3 बहुमत के लिए 263 यानी 363 यानी 363 वोट चाहिए। जरा ये सुन लीजिए कपिल सिब्बल को। और सबसे ये भी बता दूं कि ये मामला क्यों यहां पर और 2/3 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप संविधान के किसी अनुच्छेद में कुछ जोड़ना, घटाना, संशोधित करना चाहते हैं तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब नरेंद्र मोदी और उनके तमाम पार्टी के जो उनके दल के जो साथी थे वो कहते थे कि इस बार 400 के पार लेके चलिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो संविधान की बात, इसलिए 400 पार की बात कर रहे थे। 363 वोट चाहिए किसी भी हाल में। और क्या यहां, और ये तब जबकि संविधान में, और ये जो नया बिल आया है कल, जिस पे हम लोगों ने शाम को चर्चा भी की थी न्यूज पॉइंट में इसी वक्त, वो बिल क्या है, उस बिल में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो यानी मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर 30 दिनों तक के लिए वो हिरासत में है तो 31वें दिन वो ऑटोमेटिकली अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये तब जबकि 5 साल की सजा या उससे ज्यादा सजा वाला किसी भी मामले में वो गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है। यानी 30 दिन के अंदर ही उसे इस्तीफा देना होगा। अगर 30 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यह बिल लाने की कोशिश, संविधान में एक बदलाव की कोशिश है और इसे एक काले कानून की तरह देखा जा रहा है। इसी मसले पर कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले तो यह बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता क्योंकि यह संविधान का एक संशोधन है और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। इनके पास 293 वोट हैं इस समय एनडीए सरकार के पास और 363 चाहिए 2/3 के लिए। तो निश्चित रूप से बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं आपके द्वारा देश के सामने रखना चाहता हूं
कि पिछले 2014 के बाद हमने ऐसे ऐसे कानून देखे जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है। अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका तो लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है, दीमक लगा दिया है, ये बातें कह रहे हैं। और संख्या बल के आधार पर यानी संख्या बल में सरकार अभी से पस्त दिख रही है। और ये बात कह रहे हैं यहां कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और दूसरी बात कि ये राज्यसभा के सांसद भी हैं। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में, उसमें भी नीतीश कुमार और मोदी दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। तेजस्वी यादव ने तो फिर एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया की सरकार बनने पर राहुल ही पीएम होंगे। वहीं बिहार का माहौल उनके यानी तेजस्वी के सीएम बनने की गवाही दे रहा है। इस यात्रा में खूब भीड़ उमड़ रही है इस वक्त। ये जब हम लोग ये लाइव है, लाइव तस्वीरें आपको सीधे हम पहुंचा रहे हैं बिहार के लखीसराय से, जहां ये यात्रा पहुंची है। आगे देखिए राहुल गांधी बैठे हुए हैं, बीच में राजेश राम हाथ हिला रहे थे अभी, और उनके पीछे भाषण दे रहे हैं तेजस्वी यादव। बारिश हो रही है और शाम का वक्त, और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं जरा सबसे पहले उनको सुनते हैं। क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी भी अभी इसके बाद अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी यादव को सुनिए। तो कोई ना कोई तिंगरमबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, धर्म के हो, वर्ग के हो, सभी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन ये सरकार के पास कोई विजन रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तेजस्वी बोला पेंशन बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार पीछे से पेंशन बढ़ा देती है। हम नौकरी के 5 लाख नौकरी दिए, तो ये भी कहती है हम भी नौकरी देंगे। हमने कहा बिजली मुफ्त कर देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त कर देंगे। हमने बोला डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा कि परीक्षा जो देते हैं अभ्यर्थी लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसका फॉर्म निःशुल्क कर देंगे, तो ये सरकार कहती है कि हाँ हम भी कम कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार ने कहा कि हम भी जो है युवा आयोग का गठन करेंगे। अब आप तय कीजिए, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। जो हमने कहा वही ये सरकार कर रही है। ये नकलची सरकार है। अब आप बताओ, जोर से बताना,
ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? तो आप लोगों को क्या करना है? वोट बचाना है, अपनी रक्षा करनी है और सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। और हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी, आप लोगों के बीच आए हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इनको अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, साथ देने का काम करें ताकि ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। एक बार नारा लगाना, हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलना गद्दी चोर, सब लोग बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। अब राहुल जी, आपसे आग्रह है कि हमारे मुंगेर जिला के साथियों से आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी जी। नमस्कार, आपका मूड कैसा है आज? मुंगेर का मूड कैसा है? कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा और जहां भी ये नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। वहां पर 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो यहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है। वहां पे मुंगेर में है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये काफिला और राहुल गांधी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ, सीधे आप बताइए ये 1 लाख लोग कहां से आए? कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने कानून बदल दिया। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में इनको 1 वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज
इस यात्रा में सुनाई दे रही है, जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया? क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर पाएगा। आपको मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा वोट चोर, गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वोट चोरी नहीं होने देंगे, वोट चोरी। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि यह संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, यह आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे। वो संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, अंबेडकर जी की आवाज है।
उसको कोई शक्ति नहीं छुएगा। ये याद रखिए। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार। और जो पुलिस वाले आज यहां खड़े हैं, धक्का खा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। तो यहाँ आपने सुना एक तरफ पहले तेजस्वी यादव, उनके बाद फिर राहुल गांधी का भाषण, और इस यात्रा में खूब भीड़ उमड़ रही है। उसकी तस्वीर आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। और नौजवानों का गुस्सा केवल वोट चोरी ही नहीं बल्कि पेपर लीक और बेरोजगारी पर भी बढ़ रहा है। कुछ युवाओं से राहुल गांधी ने औरंगाबाद में बातचीत की थी, वो भी सुनाएंगे हम। और युवाओं ने भी वहां पर उनसे जो बातचीत की, उस बातचीत में बहुत सारी बातें आई, जिसमें सवाल ये भी आए कि नोटबंदी सरकार ने क्यों की, जीएसटी में छोटे व्यापारियों का ध्यान न रखकर अरबपतियों का ख्याल क्यों रखा, पेपर लीक क्यों नहीं सरकार रोकती है, रोजगार क्यों नहीं देती है। ऐसे कई सवालों के बीच अब एक और सवाल बना हुआ है कि 1 महीने से गायब जगदीप धनखड़ साहब आखिर कहां हैं। ये बात यहां पर इसलिए अचानक मैं जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूं क्योंकि आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त है आज, और 21 जुलाई, बिल्कुल आज से ठीक 1 महीना पहले 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था। तब से उनकी कोई खबर नहीं है। इस बीच नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बाद आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सब मौजूद रहे। जरा तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर ले आइए। आज जब नामांकन, ये तस्वीर देखिए, जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे। और यहां बी सुदर्शन रेड्डी ने आज विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन दाखिल किया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी बी सुदर्शन रेड्डी को पूरा समर्थन देने की आज बात कही है। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। उसके बाद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। अभी जस्टिस रेड्डी, जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में, आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहां मौजूद थे। तो हमारी तरफ से उनके नामांकन के मौके पर संजय सिंह वहां मौजूद थे। इस तस्वीर में संजय सिंह भी हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं। और चूंकि आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन ऐसे तमाम मसलों पर इंडिया गठबंधन का साथ देता हुआ यह दल दिखाई दे रहा है। यानी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इंडिया गठबंधन के साथ साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच यानी इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती की ओर बढ़ रहा है, मजबूत है। और इन सब के बीच आज मानसून सत्र के समापन वाले दिन भी अगर विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा रहा तो, और कहता रहा कि एसआईआर पर चर्चा करवाइए, और सरकार इससे भागती रही, तो समझ लेना चाहिए कि अब जनता के दरबार से भी सत्ता पक्ष के भागने के दिन करीब आ गए हैं। एक बार फिर शुरुआती विजुअल को दिखाना चाहता हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। जरा उस विजुअल को देखिए। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जन। तो सुन रहे थे आप यहां पे, ये लगातार एक तरफ विपक्ष जो वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े हुए सदन के अंदर प्रवेश कर रहे थे। सदन के नेता सदन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वोट चोर। और अभी आपने राहुल गांधी को भी सुन लिया, देख लिया, जो कह रहे थे साफ साफ कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं। ये नारे आज लगा रहे थे। तो और इससे पहले भी जब ये पूरी यात्रा निकली है तो उसमें भी एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने, जरा उस वीडियो को भी ले आइए, कांग्रेस पार्टी ने आज दिन में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, उसमें उस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि वोट चोरी को बिहार का जवाब
सड़कों पर उमड़ता ये जनसैलाब, ये बातें तब जबकि जनसैलाब के साथ यानी जनता के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तमाम नेता हैं। ये सब कुछ ये तस्वीर देखिए, इसी तस्वीर का इंतजार कर रहा था, ये लगातार चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ खा रहे हैं तो अपने सिक्योरिटी के स्टाफ को भी यानी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी कुछ खिलाते हुए नजर आते हैं। मतलब साफ है कि सत्ता विरोधी जनसैलाब आ रहा है जिसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है। क्या अब मोदी की विदाई का वक्त आ गया है? मोदी के मुंह पर संसद में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ और विपक्ष ने क्या नया दांव चल दिया है? इन सब की चर्चा करेंगे हम। लंबा वक्त हो गया, लगभग आधे घंटे का। आप सब का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आई। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, फराज शाकिब जी हैं, उसी जगह से जहां से अभी राहुल गांधी को आप सुन रहे थे यानी मुंगेर से। और इधर प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। एक बार फिर स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। फरा शाकिब के पास सबसे पहले चलते हैं। फरा, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? राजीव भाई आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जरा बताइए क्या माहौल है वहां पे? हमारे साथ देखिए मध्य प्रदेश से एक यात्रा कोऑर्डिनेटर आई हुई है, प्रज्ञा जी। नमस्कार नमस्कार। आप बताइए क्या देखा आपने मुंगेर में? जी, मुंगेर में वोटर अधिकार यात्रा हो रही है। बहुत उत्सुक है सभी बिहारवासी मुंगेर में, क्योंकि राहुल जी का आगमन हुआ है और ये यात्रा एक मतदाता के अधिकार की यात्रा है और सब अब अपने वोट की चोरी नहीं होने देंगे, ये पूरा संकल्प लेते हैं सभी मतदाता बिहार के, मुंगेर के। जय बिहार, जय हिंद, जय गठबंधन। राजीव भाई, ये प्रज्ञा जी हैं, इंदौर से आई थी इसी यात्रा को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और आपने देखा कि जैसे ही राहुल गांधी यहाँ आए बारिश होने लगी बहुत तेज, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर लोग डटे रहे। और अभी भी देखिए ये आम नागरिकों के साथ में। कैसा लगा आपको राहुल गांधी जी का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी एक सही मुद्दे एकदम सही है। तमाम लोगों का ये मानना है राजीव भाई कि राहुल गांधी जी एक जनता के मुद्दे को लेकर के यात्रा कर रहे हैं और बारिश आंधी पानी उनकी इस यात्रा को नहीं रोक पाएगी। और जिस तरह का माहौल था इस वक्त यहाँ पर, बारिश होने लगी तो लगा कि थोड़ी देर के जो है जब बारिश होगी तो लोग इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। सब सारे लोग जो है वो सड़क पर खड़े रहे। और अभी बस कुछ मिनट पहले यहाँ से राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है और हम लोग भी अब पीछे पीछे उनके साथ जाएंगे। कल जब राहुल गांधी जी की यात्रा मुंगेर का नगर भ्रमण करेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां से भी आपको लाइव लेकर के तमाम चीजें डीबी लाइव के दर्शकों को बता सकूं। फिलहाल अभी इजाजत, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूं तो फिर मैं ज्वाइन करता हूं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल बने रहिए और वहां की पल पल की रिपोर्ट आप देते रहिए। और बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इधर आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ जरा जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी के पास। शकील जी, आज फाइनली संसद के मानसून सत्र का दोनों सदनों का आज समापन हो गया और लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ समापन हुआ है। 14 टोटल बिल पेश किए गए, 12 उसमें पास करवा लिए गए और सत्ता पक्ष गदगद है कि हमने 12 बिल पास करवा लिए। लेकिन सवाल यहां उठता है कि बिल आखिर पास कैसे करवाए, ये भी है। और दूसरा कि विपक्ष को आपने बोलने नहीं दिया, एसआईआर पर चर्चा नहीं होने दी और जहां चर्चा आपने करवाई उसमें भी एक सदन में यानी पहलगाम मसले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई उसमें भी नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक सदन में आए, दूसरे सदन में भाषण देने नहीं आ पाए। और इन सब के बीच एक मजबूती यहां दिखी विपक्ष की। जरा आपकी आंखों देखी भी समझना चाहता हूं कि कितना यहां मजबूत, क्योंकि पिछले 11 साल से संसद की कार्रवाई को देखते आ रहे हैं और कभी किसी सदन से कुछ निलंबित सांसद बाहर निकाल दिए जाते थे, कभी दूसरे सदन से निकाल दिए जाते थे, यही हम लोग देखते आए। ये पहली संसद की सभा हुई है जिसमें दोनों सदनों से किसी को निलंबित करने की हिम्मत नहीं हुई या कुछ और कारण था? क्या था जरा बताइए। जी देखिए, 21 जुलाई से शुरू हुआ ये संसद का मानसून सत्र आज 21 अगस्त को साइंडाई हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। और 11 साल में आप कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा सत्र था जब मोदी जी और उनकी सरकार को पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस, विपक्ष
फ्रंट फुट पे रहे और मोदी जी बैक फुट पे आ गए। इस पूरे सत्र के दौरान कोई भी काम सरकार शांतिपूर्वक नहीं करा पाई, जिसे कहते हैं उत्पादक काम। और ये बात खुद सरकार को और लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के उपसभापति को मानना पड़ी कि इस सत्र में सबसे कम काम हुआ है हमारा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे खास बात रही कि पहली बार इस सत्र में सुरक्षा बल सीआईए दोनों सदनों में आए। आज तो सबसे खराब स्थिति हुई कि राज्यसभा में बेंचों के अंदर जो है सुरक्षा बलों को खड़ा कर दिया गया। सादी वर्दी में महिला और पुरुष दोनों कर्मी जो है चारों तरफ जैसे घेरा डाल के खड़े होते हैं उस तरह राज्यसभा में खड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद वहां पे दिल फाड़ा गया, फेंके गए, नारे लगाए गए और उसी के बीच में अमित शाह ने जो 130वां संविधान संशोधन है वो पेश किया। लेकिन इससे पहले जो आप दिखा रहे थे वो घटना लोकसभा की है। लोकसभा में आज मोदी जी आए और मोदी जी के आने पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। अमित शाह के सामने तो लग ही रहे थे, आज मोदी जी के सामने जब मोदी जी आए और ये जो आप दिखा रहे हैं ओम बिरला जी स्पीकर जो हैं ये अपना वक्तव्य दे रहे थे, समापन का वक्तव्य दे रहे थे जो साई एंड आई से पहले दिया जाता है, वंदे मातरम से पहले दिया जाता है। उस वक्त मोदी जी ये दिखा रहे हैं, अब ये आए और उस वक्त विपक्ष ने नारे लगाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। दूसरी एक खास बात कि सरकार किस तरह घबराई हुई है। सदन में क्या हाल है, कल जो कहा गया था धर्मेंद्र यादव ने और दूसरे सांसदों ने वो आज सारा का सारा एक्सपंज कर दिया। चक्की पीसिंग जो है वो एक्सपंज कर दिया गया। नायडू और नीतीश के जो नाम लिए गए थे वो एक्सपंज कर दिए गए। दूसरी एक खास बात जो सबसे बड़ी रही कि राज्यसभा में हरिवंश जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि शायद वो उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन आज उनका उपसभापति रहते हुए सभापति के तौर पे काम करने का आखिरी दिन निकला। और उसमें जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, समापन वक्तव्य जिसे कहते हैं, उसमें धनखड़ जी का कोई जिक्र नहीं। इसी सेशन में धनखड़ जी इस्तीफा देके गए हैं और आप समझ कर रहे हैं क्या काम पास हुआ, लेकिन आपके सभापति कहां गए, क्यों गए, इसका वो कोई जिक्र नहीं कर पाए, उनका नाम ही नहीं ले पाए। दूसरी बात, मोदी जी ने आज क्या कहा, जो लोकसभा अध्यक्ष के साथ मीटिंग होती है, बैठक होती है, चाय होती है सत्र के समापन के समय पे, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के युवा नेताओं से राहुल डर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के नेता उन्हें नहीं डरा पाए, न युवा न पुराने, अपनी पार्टी के नेता उन्हें डरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। खुद अपनी पार्टी के नेताओं से अगर कोई डर रहा है तो अच्छी बात है ये, लेकिन आप नहीं डरा पाए, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। राहुल के अभी नारे आपने देख लिए बिहार के अंदर जी। उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। राहुल गांधी आज ये बोल गए। और ये वोट चोर गद्दी छोड़ नारा जो है, जो आज लोकसभा से लेकर बिहार तक गूंजा है, ये बिहार चुनाव का मुख्य नारा बन जाएगा। तेजस्वी यादव ने कल कहा था, परसों, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात, आज एक इंटरव्यू में भी कहा। और इस भाषण में जो अभी आपने दिखाया उसमें खुद के सीएम बनने की बात भी उन्होंने कह दी कि सीएम कैसा चाहिए, तेजस्वी जैसा। यह आत्मविश्वास है। ये इस यात्रा के बाद चौथे दिन है आज यात्रा का, ये आज दिख रहा है तेजस्वी यादव को कि हां, इसमें राहुल ने एक और नई बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि तेजस्वी ये सुन लो और समझ लो इसको कि 2020 का चुनाव भी जो तुम और हम हारे थे वो इसी वोट चोरी से हराया था। ये नई बात कही है राहुल ने, पहली बार कहा है वहां पे, इससे पहले कभी नहीं कहा था उन्होंने जी। तो ये जो है संसद का सत्र जो है सरकार के लिए बहुत भारी पड़ा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री आ ही नहीं पाए हैं और सुरक्षा बलों को अंदर बुलाना पड़ा। बहुत ही अप्रिय स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति। आप जो बिल ला रहे हैं 130वां, उसके लिए भी कपिल सिब्बल को बताया, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए हत्या के समान है। राज्यसभा में जिस तरह आज एक उस बिल से कोई वो नहीं था, ऑनलाइन गेमिंग बिल,
ऑनलाइन गेमिंग बिल पे भी विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया। जिनके संशोधन थे वो कहते रहे कि हमारा चेहरा तो कैमरे पे दिखाओ, आप वो कैमरे पे नहीं दिखाया हरिवंश जी ने, उपसभापति ने, और तेजी के साथ वो संशोधन को अस्वीकार करते हुए उनके और उस बिल को पास करा दिया, ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो आप 12 भी एक भी बिल पर चर्चा नहीं हुई। जी हाँ, 14 आपकी आवाज एक्चुअली कट रही थी, इसलिए वीडियो थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन मुख्यतः आपने सारी बातें रख दी हैं। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, लंबा वक्त गुजर चुका है। मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट आप लोग बोलिएगा, ताकि 2 राउंड पूरा का पूरा हम लोग चल पाए। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना है। एक साथ देखिए कितनी सारी चीजें, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उधर अब कल 22 तारीख है, शुक्रवार का दिन, और कल इधर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी, एक अंतरिम राहत के बाद। यह भी है, तो बहुत कुछ। प्रोफेसर रविकांत जी, इधर दिल्ली से लेकर बिहार तक माहौल क्या है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, अब तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, मुझे लगता है कि बरसात कुछ ज्यादा ही राहुल गांधी जी पर मेहरबान है। और जब जब वो विजुअल्स आते हैं बारिश के, ये देश राहुल गांधी जी के स्नेह में भीग जाता है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को वो तेजाब लगता है। आज जो नारे राहुल गांधी जी ने दिए, वो नारे मुझे लगता है इस देश की धड़कन अब बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये संविधान किसने दिया, किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और उस संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है इस वोट चोरी के जरिए। और बिहार सामाजिक न्याय की राजनीति का पुराना गढ़ है। दलितों और पिछड़ों के भीतर जो चेतना है वो इतनी प्रबल रही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब नहीं हुई। मजदूर जरूर है, मजदूरों का पलायन भी होता है, लेकिन राजनीतिक चेतना बिहार में इतनी है कि वो हमेशा सही फैसला करते हैं, कभी भटकते नहीं है। लेकिन समस्या कहां है? जब वोट ही चोरी हो रहा हो या फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हो वोटर लिस्ट में। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के जो खेल कर रहे हैं कि यहां मरे लोगों को जिंदा किया जा रहा है और जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को आपने आईसीयू में बिठा रखा है। लोकतंत्र को लगातार आप दबोच रहे हैं, दबा रहे हैं, खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इस देश का प्रत्येक नागरिक, थोड़ा सा एक भक्त मंडली अगर आप छोड़ दें, तो वो इस देश के संविधान और लोकतंत्र से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि इस देश में प्रेम हो, सौहार्द हो। लेकिन जो नफरत करने वाले हैं, नफरत सिखाने वाले हैं, जो हिंसा करवाने वाले हैं, वो आज सत्ता में है और बांट करके सत्ता हासिल करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। और जब लोगों ने ये तय कर लिया कि नहीं सर, हम इस सरकार को नहीं चुनेंगे, तो इस सरकार ने चुनाव के जरिए लोगों को ही चुनना शुरू कर दिया। जिसको कहते हैं ना गांव में कि वो ऊंट की चोरी नेहरे नेहरे नहीं होती। कब तक आप छुपाइएगा? जो खेल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी यह है कि उन्होंने सबूतों के साथ वो चीजें पेश की हैं। हम लोग तो कब से कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इस बात को जानते थे कि चुनाव आयोग उनके साथ क्या करेगा। इतने सारे सबूतों के बावजूद चुनाव आयोग तब भी पूरे बेशर्मी के साथ यह कहता है कि आप हलफनामा दीजिए या माफी मांगिए। तो इसमें अब मुझे तो कोई गुंजाइश दिखती नहीं। लेकिन लड़ाई दिल्ली से लेकर के, संसद भवन से लेकर के और बिहार की सड़कों तक वोट बचाने के, वोटर के अधिकार के बचाने की, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई में तब्दील हो चुकी।
और जिसके सबसे बड़े नायक के रूप में राहुल गांधी जी उभर कर सामने आ गए। यही वजह है कि दलित हो, किसान हो, पिछड़ा हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब राहुल गांधी के पीछे खड़े हो रहे हैं। और जो संघी हैं, जो भाजपाई हैं, जिनकी सांस्कृतिक सत्ता हमेशा परजीविता पर चलती रही है, दलितों, महिलाओं और सो कॉल्ड उस समय के शूद्रों का शोषण करके जिनकी वो सत्ता चलती रही है, आज भी वो चाहते हैं कि वोटिंग राइट हम खत्म कर दें, इन लोगों को गुलाम बना करके और हमेशा के लिए सत्ता में स्थापित हो जाएं। तभी तो दम है साहब कि हम, अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनके पांव उखाड़ दिए हैं और जमीन नीचे से पूरी तरीके से दरक चुकी जी। पार्लियामेंट के भीतर वो स्लोगन गूंजता है, वोट चोर गद्दी चोर। और अब नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप देखिए और राहुल गांधी जी के कॉन्फिडेंस को देखिए। मुझे लगता है कि जनता ने जो तय कर लिया है वो ये दो चेहरे और उनके चेहरों पर जो कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि अब जनता किधर देख रही है, किधर जा रही है, जनता का समर्थन किस ओर है और जनता किस पार्टी से विमुख हो चुकी है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी से थोड़ी देर पहले, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने भाषण दिया। मुंगेर में यह सभा है और भाषण में जो आखिरी पड़ाव था राहुल गांधी के भाषण का, जरा उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो सीधा अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और नारे लगवा रहे हैं जनता के बीच। और जनता जो है, जो आई हुई है पब्लिक, खासकर युवा, वो इस नारे में उनका साथ दे रही है। मामला कितना आगे बढ़ चुका है उसकी तस्वीर अगर आपने थोड़ी देर पहले, आप हमारे साथ थे, जुड़े हुए थे, तो आपने देखा, नहीं और अभी जुड़े हों तो जरूर देखिए। देखिए जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। नरेंद्र मोदी वोट चोर, ये नारे लग रहे थे। प्रशांत टंडन जी और ये मुंगेर की धरती है और मुंगेर मछली पालन मंत्री ललन सिंह की लोकसभा सीट है, जेडीयू नेता। और इस तरीके की भीड़ अगर बिहार में दिखाई दे रही है तो उनके लिए भी चिंता की बात है, जेडीयू के लिए भी चिंता की बात है। बात करते हैं जी मॉनसून सेशन की। राजी, मॉनसून सेशन आज जो समाप्त हुआ है, इस पूरे एक महीने के सत्र में जो संसद में हुआ और संसद के बाहर जो हुआ, ये एक महीना भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कद अपना छोटा करवा के बाहर निकले हैं। संसद में क्या हुआ कि शुरुआत संसद की पहला दिन और उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हो गया और वहां से ये लड़खड़ाता हुआ संसद का सत्र पूरा चला। धनखड़ जैसा आपने बताया कि अभी तक वो गुमशुदा हैं जी, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ रह रहे हैं, जो कि बहुत बाचाल, काफी बोलते थे और एकदम उनके मुंह में टेप लगा हुआ है, उनका लोकेशन भी नहीं मालूम पड़ा किसी को। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट कराना पड़ा। एक हफ्ता संसद नहीं चली इसी चक्कर में, लेकिन डिबेट कराना पड़ा। उस डिबेट में इंडिया गठबंधन के लोगों के, नेताओं के दोनों सदनों में शानदार भाषण हुए। राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, गौरव गोगोई के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, तमाम नेताओं के बहुत, संजय सिंह के बहुत अच्छे भाषण दोनों सदनों में हुए। और सरकार को और खासकर जो सीज फायर है जिसमें ट्रंप अपना दावा बार बार करते हैं
तो 30 बार लगभग कर चुके हैं। इस सीज फायर के मामले पर सरकार को घेरने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। एक महत्वपूर्ण बात संसद के बाहर हुई जो कि संसद में होनी चाहिए थी। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने क्लेम किया, दावा किया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाजों को गिरा दिया। ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तीनों लोग संसद में बोल चुके, उसके बाद उन्होंने दावा किया और इन तीनों ने संसद को इस बात की जानकारी नहीं दी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था। उसके बाद संसद का इस सत्र का अंत जो है वो नारों से होता है, जिसमें अमित शाह के लिए तड़ी पार के नारे भी लगे और जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ये संसद में आमतौर पर नहीं होता है। तो इससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो ऑरा है, जो उनका इकबाल है, उसमें कितनी कमी आई है। संसद के बाहर जो हुआ वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी दौरान ट्रंप ने 50% टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें 27 अगस्त अभी बहुत करीब आ रही है, जिसका कोई अभी तक कोई निदान समझ में नहीं आया है जी। उसके बाद SIR का मामला, बिहार में यात्रा चली, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महादेवपुरा को लेकर, वोट चोरी को लेकर, और बिहार में एक यात्रा चल रही है जिसका काफी रिस्पॉन्स है। और इसी बीच चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो उल्टी पड़ जाती है। वो बजाय डिफेंड करने के इलेक्शन कमीशन की स्थिति को और कमजोर करती है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खासकर उनके प्राइवेसी वाले बयान को लेकर। और इसी संसद के सत्र में इसी SIR के मुद्दे पर धरना होता है विपक्षी पार्टियों का, गिरफ्तारियां होती हैं, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, शरद पवार की, प्रियंका गांधी की। तस्वीरें आती हैं कि अखिलेश यादव बैरिकेड टांग रहे हैं। तो ये जो पूरा एक हफ्ता था वो देश की राजनीति में बहुत हलचल भरा था। इंडिया गठबंधन की बड़ी मजबूती दिखाई दी, सड़कों पर दिखाई दिया। लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि इंडिया गठबंधन सड़कों पे नहीं आता है, सड़क पे तो है। तो सड़क में भी गए, जेल में भी गए, और तो कुल मिला के ये कि इस पूरे 1 महीने में मोदी जी का जो असर है, जो इकबाल है, जो उनका कद है, राजनीतिक कद, वो छोटा पड़ा है। और आगे भी ये मुश्किलें बहुत जल्दी आसान होने वाली नहीं दिखती है। जी जी बिल्कुल। महीने भर की समीक्षा अगर की जाए तो इस समीक्षा में आप साफ पाते हैं, देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का कद यहां पर डाउन हुआ है, छोटा हुआ है। छोटा होने के कई कारण हैं, जिसको अभी गिना रहे थे, बता रहे थे प्रशांत टंडन जी हमारे साथ ही। जल्दी से आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास। पंकज जी, बहुत कुछ होते हुए आप देख रहे हैं, अब देखिए आने वाले समय में क्या क्या है। एक तो कल फिर से सुनवाई शुरू हो रही है SIR पे। अब SIR को रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट या इसमें और कुछ संशोधन करेगा, ये देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल का। SIR पे सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में। एक फैसले का इंतजार हम सबको है, वो फैसला है वक्फ बिल पे। वो अभी बाकी है, रुका हुआ है, उस फैसले का इंतजार है। और क्योंकि फैसला सुरक्षित CJI ने रख लिया था। CJI को रिटायर होना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को रिटायर होना है, आप सब जानते हैं नवंबर में। उससे पहले ये फैसला उनको दे के जाना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि वो इस बेंच को लीड कर रहे थे। लेकिन उसमें अभी टाइम है, इंतजार करेंगे हम। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ऑन गोइंग अभी जो इनकी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, इस यात्रा से क्या पैगाम निकल के आ रहा है? देखिए 2 बातें आ रही हैं। एक संजय कुमार CSDS वाले जो साहब हैं, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट किया। उनके ऊपर नागपुर में 2 FIR दर्ज कर दिए गए और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए डिलीट किया कि मैंने जो जानकारी दी थी चुनाव से संबंधित, उस जानकारी वो जानकारी दोष रहित थी, वो जानकारी गलत थी, इसलिए मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। उनके ऊपर FIR करने का मतलब क्या है, ये भी समझ में आना चाहिए। और क्या इससे राहुल गांधी के ऊपर दबाव डालने की बनाने की कोशिश है? लेकिन अभी का जो भाषण है, अभी जितने भी भाषण, ये जो भाषण अभी आप लोगों ने सुना राहुल गांधी का, इस भाषण को मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं कि बहुत एग्रेसिव भाषण राहुल गांधी का,
बहुत खुलकर उन्होंने जो बातें कहनी थी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी चोर है के नारे लगे, नरेंद्र मोदी वोट चोर के नारे लगे। और इसके क्या मायने हैं? यहां बिहार के इस उत्साह से राहुल गांधी और पूरी टीम जो है वो उत्साहित है, ये है या कुछ और है? जरा आपका विश्लेषण। नरेंद्र मोदी वोट चोर है, मैं इस नारे में उत्साह तो बहुत सारा देख रहा हूं, लेकिन एक भय भी देख रहा हूं, जो मैंने रफाल के बाद में चौकीदार चोर के नारे में देखा था। और कांग्रेस ही खुद उस नारे से पीछे हट गए थे और बाद में उससे बहुत चर्चा हुई थी। देखिए, ये जो वोट का नारा जो है वो आर्थिक चोरी से इसलिए ज्यादा सशक्त हो रहा है क्योंकि यदि मेरा मतदाता सूची से नाम कट रहा है तो वो केवल वोट देने का अधिकार समाप्त नहीं हो रहा है, मेरी सामाजिक योजनाएं जिनमें मेरा लाभ चल रहा है उसमें खत्म हो रहा है। कुछ कुछ मामले तो बिहार से ऐसे आ रहे हैं कि उसके अंदर जमीन जायदाद के आर्बिट्रेशन भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि पिछली जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी जिसके अंदर बोला गया था तो कुछ ही लोग हैं मरे हुए जिनको जिंदों को मरा बता दिया गया है और इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि आज शाम तक हजारों ऐसे नाम नए प्रमाण के दिल्ली पहुंच चुके हैं जो कल कोर्ट में रखे जाएंगे, जिससे बताया जाएगा कि ये स्पॉन्टेनियस कोई बाई मिस्टेक नहीं है, इंटेंशनली इन इलाकों के नाम काटे गए हैं जो जिंदा हैं और उनको मरा घोषित कर दिया गया। तो मतदान के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस या कैंपेन हो गया है और इसका असर व्यापक रूप से दलित पिछड़े उन लोगों पे बहुत ज्यादा हो रहा है जो लोग भले ही बहुत तकनीकी रूप से नहीं जानते, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारा नाम वोट से कट गया तो कल हमारा अनाज मिलना बंद हो जाएगा, हमको प्रधानमंत्री मकान नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं होगा, हमको भगा दिया जाएगा, मनरेगा से नाम नहीं हुआ। ये चर्चा के कारण ये जो नारा है बहुत ताकतवर हो रहा है। अब मैं आता हूं वोट चोरी में CSDS के संजय साहब की बात को लेकर। संजय साहब का नजरिया हर समय प्रो बीजेपी रहा है, तो 2024 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत बीजेपी को दे रहे थे। उन पे एक प्रेशर डाला गया कि वो अपने आंकड़ों को वापस लें, जबकि ईमानदारी की बात है कि संजय कुमार जी ने जब आंकड़े जारी किए तो उससे पहले ही राहुल गांधी कर्नाटक में 7 तारीख को ही बात कर चुके थे। संजय जी के आंकड़े तो 17 को आए, लेकिन आज की यदि द हिंदू की एक रिपोर्ट है, आप उसको देखिएगा, धमाकेदार रिपोर्ट है। उसके अंदर बताया गया है कि केवल पनवेल विधानसभा की 900 कुछ मतदान केंद्र में से अभी तक 451 का उन्होंने स्टडी की है और उसके अंदर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में डुप्लीकेट वोट और अननोन वोट पाए गए हैं और उस पर पूरा काम चल रहा है। तो ये जो देखिए क्या है कि गली के गुंडों टाइप केंद्रीय चुनाव आयोग धमका रहा है, तुम ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, तुम ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे। ये लोग बड़े क्लॉज तलाश रहे थे कि किस तरीके से क्या राहुल गांधी पे इस आरोप पे इनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। इसके लिए बहुत कोशिश चली उनके पास में, लेकिन उससे सफल नहीं है। और एक चीज और है, और एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बीजेपी को समझ में आ गई कि इस समय मास कैंपेन राहुल गांधी के साथ है, यदि कोई इस प्रकार की हरकत की गई तो बात बिगड़ जाएगी। मुझको याद आ रहा है 11 साल में मोदी सरकार में पहली बार अमित शाह को इस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया। कभी भी अमित शाह पे सीधा अटैक करने से सभी विपक्षी दल डरते थे क्योंकि उनकी जो छवि, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उनके मुंह पर कागज मारे गए। वो कंगना रनौत की बात मान ले तो पत्थर भी मारे गए जी। अब एक चीज और बताता हूं जिसपे इस सदन को इस बार बड़ा शर्मसार होना पड़ा, जिसको मीडिया मैनेज कर लिया गया, वो ये है कि टीएमसी की सांसद मिताली बाग ने शिकायत किया कि किरण रिजिजू और रणदीप सिंह बिट्टू ने उनकी सदन के अंदर पिटाई की और उसको कल्याण बनर्जी ने
बोला है कि हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ है, और शताब्दी ने भी शायद बोला है इस बारे में। तो ये जो चर्चा है ये एक शर्मनाक घटना के रूप में देखा जाएगा इस सदन के सत्र को। तीसरी चीज मैं थोड़ा सा धनखड़ जी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना और 1 महीने ठीक आज उनको मौन रहना, ये देश में बहुत बड़ा संदेश उस जाट, गुर्जर, यादव, ओबीसी बिरादरी को गया है कि आरएसएस और बीजेपी कभी भी ओबीसी के लोगों को सम्मान के साथ जीने नहीं देती है। आप याद करें कि धनखड़ जी जो हैं पिछले 6 उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। 725 में से 528 वोट मिले थे। मार्गरेट अल्वा को 200 से कम, मेरे हिसाब से 182 183 वोट मिले थे। 15 वोट उस समय कैंसिल हो गए थे। इतनी बड़ी मार्जिन से उपराष्ट्रपति बनने वाले आदमी को, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया और उसकी चर्चा नहीं कर रहे। ये जो एक मैसेज पीडीए गठबंधन के रूप में जो जा रहा है, वो साफ साफ जा रहा है कि ये जो आरएसएस के लोग हैं ये इस तरीके की जाति से जुड़े लोगों को अपमानित करते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं। ये कुल मिला के मैंने आपकी पूरी बातों का लगभग लुभाव देखा। जी राजू जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ देश में घटित होते हुए एक पे एक, और पिछले 1 महीने से जो घटनाक्रम में आप बदलाव देख रहे हैं, और खासकर जब से बिहार में एसआईआर को लॉन्च किया गया उसके बाद से आप लगातार देखिए। जल्दी से आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, हमारे साथ फर्राज शाकिब भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी आऊंगा। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए बिहार के घटनाक्रम में आप तेजी से परिवर्तन देख रहे हैं, राहुल गांधी का तेवर थोड़ा और बदलता हुआ, ये कॉन्फिडेंस आखिर कहां से, कैसे? वोट चोर गद्दी छोड़ जन जन का नारा बन चुका है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अब जन जन का नारा बन चुका है। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जनता का इसमें समर्थन बढ़ता जा रहा है, और अब ये चूंकि जनता का नारा बन चुका है तो राहुल गांधी इससे कहा जा सकता है कि खुश भी हैं कि जनता के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ईमानदारी के वोटों से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और राजीव जी, यही कारण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है और अमित शाह का भी आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। आज आप देखिए कि वो वीडियो वायरल हो रहा है, अमित शाह संसद से बाहर निकल रहे हैं, संजय झा उनसे बात करने पहुंच रहे हैं, तो चाल और भाव भंगिमा अमित शाह की देखकर समझा जा सकता है कि अमित शाह काफी जो है थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये थकावट जो है राजीव जी, ये इसीलिए थकावट है कि समझ चुके हैं कि जनता से अब तली तोमरा उठ चुका है, तंबू कनाज जो सिमट चुका है जनता के बीच से। तो ये डर जो है प्रधानमंत्री के अंदर या अमित शाह के अंदर, ये भी इसीलिए है कि जनता अब खिलाफ हो चुकी है। और राजीव जी, राजनीति सब कुछ जनता के बल पे ही है। सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जो है या मार्शल जो है वो राजनीति तय नहीं करते हैं, राजनीति जनता तय करती है। और जनता अगर सड़कों पर आ जाती है तो ये सीआईएसएफ और सीआरपीएफ धरी रह जाती है। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जनता जब सड़कों पर उतरती है तो ये तोप, गोले, बारूद सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो इनका पूरा जो आत्मविश्वास था वो इसी पे था कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, और गुंडों की फौज आप जिसे कह सकते हैं, चोर आर्मी है, ये सब चीजें। लेकिन जनता के सामने ये सब चीजें ध्वस्त हो जाती है। जनता इनसे ना डरती है बल्कि जनता इनको डराती है। और राजीव जी, ये देखने में आया है कि हर तानाशाह जो है वो डरता है तो जनता से ही डरता है। तो तानाशाह के डरने की बारी आ चुकी है, जनता सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। और कल जिस तरीके से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा राजीव जी कि राहुल गांधी की एक खासियत है, और राहुल गांधी की खासियत देखकर उनको डॉक्टर लोहिया के वो शब्द याद आते हैं कि अगर सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और राहुल गांधी सड़कों को सूना नहीं होने दे रहे हैं। ये राहुल गांधी की खासियत है। तो यही खासियत राजीव जी इस संसद को आवारा होने से रोक रही है, वरना तो ये कब को संसद का आवारा भी कर चुके थे, संसद को बंधक बना चुके थे और शायद संसद बेच भी देते। लेकिन इस पे लगाम लग चुकी है क्योंकि सड़कें जो है वो गुंजायमान है, और किन नारों से गुंजायमान है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो चोरों के राजीव जी दिल जो है वो घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी जरा फर्राज शाकिब जी से समझते हैं। शाकिब जी, आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जरा ये बताइए कि ये नारा वोट चोर गद्दी छोड़ कहां तक पहुंचा है, गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचा हुआ? क्योंकि चूंकि आप इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं इसलिए आपसे समझना जरूरी है। एक तो ये कि क्या ये जन जन तक पहुंच चुका है ये नारा, दूसरा युवाओं का क्या कहना है, तीसरी बात
क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और साथ में दीपांकर भट्टाचार्य भी चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और मुकेश सहनी भी हैं, चारों नेता हैं, इन सबको लेकर बिहार की जनता के बीच, क्योंकि वहां सत्ता पर आसीन है नीतीश कुमार और सत्ता विरोधी लहर कहीं दिखाई दे रही है, क्या क्या कुछ है? राजीव भाई, अभी मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, आपको बस मैं यही बता सकता हूँ। काफी गाड़ियां हैं मेरे आगे, मैं जिस गाड़ी में हूँ उस गाड़ी के आगे हजारों गाड़ियां हैं। जब जैसे ही राहुल गांधी मुंगेर के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे, वहां बारिश शुरू हो गई थी, मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर खड़े रहे। और आप जो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाकई ये जनता का नारा बन चुका है और इसी की घबराहट है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग अब राहुल गांधी के जननायक बुलाने पर आपत्ति कर रहे हैं। उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जननायक क्यों बुलाया जा रहा है। जननायक तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं और एक ही जननायक है बिहार में जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर है। चूंकि ये यात्रा अभी जहां से गुजरकर यहाँ मुंगेर तक पहुंची है, सासाराम से लेकर मुंगेर तक का जो रूट रहा है यात्रा का, उसमें अधिकांश जो है दलित, महादलित और अति पिछड़े वोटर्स की संख्या रही है, जो आमतौर पर एनडीए के वोटर्स माने जाते हैं। महादलित वोटर्स के बारे में बताया जाता है कि थोड़ा मांझी जी को भी मिलता है, नीतीश जी की भी पकड़ है और अति पिछड़े वोटों पर नीतीश जी की पकड़ है। तो उन रास्तों से गुजरते हुए राहुल गांधी जब यहाँ पहुंच रहे हैं और सड़क के दोनों किनारे जो गांव है, उस जो गांव के लोग जब सड़कों पर आकर राहुल गांधी के अभिनंदन के लिए बारिश में सड़कों पर खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, नेता के लिए बच्चियां दौड़ रही हैं राहुल गांधी की फोटो लेकर के कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल है इस पूरी यात्रा में और न बारिश रोक रही है इस यात्रा को, न आंधी, न तूफान और न गर्मी की तपिश। आज ये भी खबर आई या शायद कल की है कि गर्मी से बेहोश होकर सुरक्षा कर्मी कोई एक जो है वो बेहोश होकर के गिर गए थे, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आज खबर ये आई कि तेजस्वी यादव जी जिस गाड़ी पर चल रहे हैं उस गाड़ी से एक जो है सिक्योरिटी गार्ड के पांव में चोट लग गई है और उसके जरिए एक FIR लॉन्च करवा दी गई है। बिहार पुलिस के जरिए एक FIR लॉन्च कराई गई है यात्रियों पर। मतलब इस तरह के बिलो द स्टैंडर्ड जाकर के इस यात्रा में विध्वंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुंगेर में भी जहां पर जो है मुंगेर की जनता चाहती थी कि यहाँ राहुल गांधी जी यहाँ रुके, लेकिन वहां पर परमिशन नहीं दिया गया। 2-3 दिन तक जो है लोग ऑप्शन भी देते रहे कि यहाँ दीजिए, यहाँ दे दीजिए, लेकिन डीएम साहब जो है उनको ललन सिंह का स्पष्ट आदेश था कि राहुल गांधी की यात्रा को जितना डिस्टर्ब कर सकते हैं उतना कीजिए। और जो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब जनता सड़कों पर है तो क्या डीएम साहब और क्या SDPO साहब, उनको परमिशन भी देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी को जहां यात्रा की परमिशन दी गई है वो बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन बहरहाल हम लोगों को लगता है कि मुंगेर पहुंचे हैं राहुल गांधी जी और मुंगेर के हर जो आम जनता है उसको ये लग रहा है। और इसका भी एक बड़ा नेगेटिव फीडबैक गया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन नहीं दिया गया, राहुल गांधी जी की यात्रा को यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा था रात में। इसका मतलब यह है कि ललन सिंह डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, जैसा कि आपने कहा, ये एकदम आम जनता का नारा बन चुका है। ये कोई राजनीतिक नारा अब रह नहीं गया है और इसलिए ये लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अब राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अति पिछड़े वोटर्स को भावनात्मक रूप से जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोगों से अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप जो है राहुल गांधी जी को जननायक कहने पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आप ये बताइए कि जब 1979 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान लेकर आए थे तो कैलाशपति मिश्रा जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, जनसंघ के नेता, उन्होंने समर्थन वापस लेकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी। और सिर्फ सरकार ही नहीं गिराई थी बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जो कैलाशपति मिश्र यानी जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे वो गली गली में ये नारे लगाते थे कि MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे और ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई बिहाई, इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां कर्पूरी ठाकुर जी को दी जाती थी जनसंघ और भाजपा के लोगों के द्वारा। तो जनता ये सवाल भी पूछ रही है जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कि फिर जो है कर्पूरी का अपमान करने वाले उन संघियों और भाजपाइयों के साथ आप सत्ता का सुख क्यों भोग रहे हैं। जवाब असल में मूल ये है कि जननायक कौन है। जननायक ऑब्वियसली बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इसमें कहीं कोई ये किसी को मतलब शक की शुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जननायक तो जनता बना देती है। जनता, मोदी जी 56 इंची का सीना रखते हैं, ये तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ना कि उनका 56 इंची का सीना है। लेकिन राहुल गांधी को जननायक जनता ने बना दिया नहीं है। ये साफ दिख रहा है शाकिब जी कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, चाहे वो एक
एफआईआर करवाओ, वो भी सुरक्षा कर्मी के जरिए, तो आप ये एक मसला लेके आ जाओ कि जननायक। इससे पहले शुरुआत में शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, आप याद कीजिए सासाराम में जब राहुल गांधी के हेलीपैड को लेकर भी वहां एक विवाद उत्पन्न हुआ, जब उनके हेलीपैड पर वहां जहां उतरना था उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था, और रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल की लाइट में कैसे कांग्रेस के लोगों ने वहां हेलीपैड का निर्माण किया था, वहां से लेकर ये लगातार ये चलता रहेगा। और जब आप विपक्ष, इसलिए ये सवाल लेके मैं आया था शाकिब जी के पास कि विपक्ष की भूमि, एक विपक्ष के नेता के रूप में ये दोनों पहुंचे हुए हैं, दो नहीं बल्कि 4 नेता हैं बिहार के, जो बहुत मजबूती के साथ ये दल वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये दिख रहा है। और जैसे राहुल गांधी ने कहा भी अपने भाषण में कि 2020 का जो चुनाव था वो भी चोरी कर इन लोगों ने जीता है, और इसीलिए ये अपने भाषण में आज वो कहते हुए सुने गए। और ये साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी को चाहे मुंगेर हो या दूसरे शहरों में, उनको वो जगह नहीं दी जा रही जिस जगह से वो गुजरना चाहते हैं, उनकी यात्रा गुजरना चाहती है। शाकिब जी जैसा बता रहे थे। लेकिन शकील जी, ये तो चलता रहेगा, इन सब के बीच आखिर परेशानी क्या है? सत्ता पक्ष को मुख्य परेशानी क्या है, जरा उसको डिकोड किया जाए। शकील जी। राजीव जी, मुख्य परेशानी तो राहुल ही है और कोई परेशानी नहीं है। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी कन्याकुमारी से, तो मंत्री थी स्मृति ईरानी। क्या आरोप लगाया था कि वहां पे विवेकानंद जी की शिला पे, विवेकानंद जी की स्टेच्यू पे कांग्रेस राहुल गांधी गए ही नहीं। बाद में वो फोटो डालना पड़े, वो वीडियो डालना पड़े। स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में क्या कहा था पिछली लोकसभा के दौरान कि उन्होंने फ्लाइंग किस उछाला है, हार गई उसके बाद में। प्रॉब्लम तो राहुल गांधी है और कोई नहीं है। तो राहुल गांधी की 2 यात्राएं हुई, ये तीसरी यात्रा हुई, हर यात्रा में इसी तरह की प्रॉब्लम करी गई। उस कंटेनर के अंदर झांक झांक के देख के आए जिसमें राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा के दौरान रहे। हम भी गए, आप भी गए वहां पे। वो सामान्य कंटेनर हुआ करते थे जो ठेकेदार अपने मजदूरों के लिए, मिस्त्रियों के लिए सड़क के किनारे जहां पे वो काम करते हैं साइड पे बना देते हैं, रख देते हैं, जिसको लोहे के, टिन के, जिसमें पानी टपकता रहता था। राहुल ने एक दिन बताया भी कि जरा मेरा वॉश बेसिन तो देख के आओ, जरा देखो पानी टपक रहा है उसमें से। तो ये सारी चीजें राहुल ने करी हैं, और ये राहुल इनके लिए ही सबसे बड़ी समस्या है। राहुल ने को खुद कहना पड़ा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए मेरे चरित्र हनन के लिए, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। आज जो कहा मोदी जी ने, आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि 11 साल बाद सत्र का समापन हो रहा है और मोदी जी को उसमें इश्यू क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ा रहे। आप बढ़ा दीजिए, जो आने को तैयार है। राहुल तो इनकी परवाह ही नहीं करते, कांग्रेस भी परवाह नहीं करती है इनकी। कांग्रेस में ही अच्छी या बुरी जैसी भी बात हो, हम भी कई बार बहुत आलोचना करते, बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग तरह से, सबके अपने एंगल है। बस सच्चाई ये है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं करी। इसके अच्छे बुरे पहलू और पक्ष दोनों अलग है। और इससे होता क्या है, परिणाम क्या निकलता है कि जब राहुल पे इस तरह आक्रमण करते हैं और राहुल को कोई इसकी परवाह नहीं होती। आपका मेन क्वेश्चन यही था, इसलिए हम इसी में बात कर रहे हैं जी। तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी सोचती हैं कि राहुल की हिम्मत देखकर तो ये लोग घबराए हुए हैं, ये लोग डर रहे हैं, तो हम क्या चीज है। ये बड़ा अच्छा हुआ। अब चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाएं जो हैं वो थोड़ा बैकफुट पे आएंगी। तो सबसे बड़ी समस्या इनके लिए राहुल ही है, परिवार ही है। वो जो है कांग्रेस को राहुल विहीन चाहते हैं, उसमें उनको लगता है कि हमारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। और राहुल जो है, इसको अब पूरे देश ने देख लिया, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि राहुल न किसी से डरते हैं और न राहुल किसी की परवाह करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्योंकि क्या अब यहां से हम ये माने हैं कि बिहार का चुनाव जो है वो अब उस दिशा में अब बिहार और जो तमाम पार्टियां, खासकर विपक्षी दल, वो जा चुके हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष बहुत मजबूती के साथ एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में और बिहार के बाहर पार्लियामेंट लड़ रहा है,
उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि असल में चुनाव का रुझान किधर है, बिहार का जनमानस किस तरफ जाना चाहता है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से बेशर्मी के जरिए वो वोट चोरी करने के आरोप को यूं उड़ा दे रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा विपक्ष को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और आपके तमाम आरोपों के और सबूतों के पेश करने के बावजूद वो अपनी मंशा से बाज नहीं आने वाला है। इसलिए चाहे तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी जी हों या लेफ्ट के पार्टीज हों, उनको बहुत मजबूती के साथ वहां बूथ मैनेजमेंट करना होगा। ये जो हम लोगों ने पन्ना प्रमुख सुना था, वो पन्ना प्रमुख दरअसल यही था कि कितने फर्जी वोट हैं एक पन्ने में और उनको डलवाना है। ये और इस पन्ना प्रमुख के सबसे बड़े जो आका हैं उनको चाणक्य कह दिया गया। तो असल में चाणक्य यही था कि कैसे हारे हुए चुनाव को जीता जाए। लेकिन इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, बहुत चौकन्ना है और एक एक वोट की रखवाली करने की जरूरत है उसको। और जो फर्जी वोटिंग है उसको देखना होगा, समझना होगा। सरकारी जो तंत्र है उसका दुरुपयोग ना हो। आज राहुल गांधी ने जो वहां के पुलिस वालों का थैंक यू कहा, मुझे लगता है कि वो एक संकेत है कि जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग हैं जो निष्पक्ष हैं, तो उनका धन्यवाद अदा करना ये जरूरी भी है, क्योंकि वो वहां बहुत दबे हुए हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं और वो तभी थोड़ा स्वतंत्र हो सकेंगे, तभी वो निष्पक्ष चुनाव करा सकेंगे जब विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। देखिए ये बहुत दो टूक लड़ाई है, तो ऐसे प्रशासन और उसके साथ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा जिस पर दबाव डाल करके और चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि राहुल गांधी जी ने ये तो नहीं कहा कि भाई आप हमारे साथ आकर के काम कीजिए, उन्होंने सहयोग की बात की और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है विपक्ष का। फिलहाल तो बहुत मजबूती दिखाई पड़ रही है, लेकिन डर केवल चुनाव आयोग की कारस्तानी का है। राजीव जी बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, क्या एसआईआर का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है और अब बहुत कम समय है, देखिए 21 तारीख का, आज 31 मतलब 10 दिन 9 दिन का समय बचा हुआ है मात्र, और जिस ढंग से बताया जा रहा है कि एसआईआर में बहुत, और अभी पंकज जी बता ही रहे थे कि एक बड़े एविडेंस के साथ कल लोग आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कल का केस मज़ेदार होगा, ये उम्मीद करें हम। मज़ेदार हो जो भी हो, लेकिन जो परेशानियां हैं और जो एक चुनौती है विपक्ष के सामने, क्या ये यात्रा उस चुनौती में कुछ उन बाधाओं को, चुनौतियों का सामना करते हुए इस यात्रा में ये तमाम नेता दिखाई देते हैं आपको? जी राजीव जी, कल की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो उसमें दो चीजें तो बहुत प्रमुखता से होंगी। जो नया डेवलपमेंट है, पंकज जी ने जो बताया वो तो है ही कि कुछ नए सबूत वहां आएंगे। पिछली बार योगेंद्र यादव 2 मरे हुए लोगों को वहां लेकर पहुंच गए थे, लेकिन ये कल की सुनवाई जब हो रही है उसमें पिछली सुनवाई में जो आदेश हुआ था उसका पालन कितना हुआ है, इसका हिसाब कल सुप्रीम कोर्ट लेगा। और वो जो तमाम वकील एडीआर के हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो उनको बताएंगे। दूसरी बात कि ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सुनवाई हो रही है, तो जिसकी एक रिपोर्ट जो है वो भी उनको दी जाएगी कि ज्ञानेश कुमार ये चीज कह चुके हैं सीसीटीवी के बारे में, तो और डिजिटल वोटर लिस्ट के बारे में। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने जो कही कि बहुत समय से हम लोग ईवीएम को लेकर, चुनाव की धांधली को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर 2019 से सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बार विपक्ष ने एक आंदोलन खड़ा किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार चुनाव के मद्देनजर, और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा भी। तो यह आंदोलन बहुत आवश्यक था कि इलेक्शन कमीशन और चुनाव में जो धांधली है इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो। वो जन आंदोलन को हम खड़ा होता हुआ बिहार में देख रहे हैं। जब यात्रा तेजस्वी यादव
राहुल गांधी और तमाम और नेताओं की वहां तक पहुंच गई है, मुंगेर तक। एक जो फॉल आउट में देख रहा हूं पिछले एक महीने की राजनीति का, ट्रंप के साथ जो टैरिफ का मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, सीज फायर का इशू है, तमाम सारे इन इश्यूज को क्या हो गया है कि अब ये इश्यूज इकट्ठा हो गए हैं और अब नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा होना शुरू हो जाएगी बड़े और व्यापक तौर पे। ये तब्दीली यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आज संसद का सत्र जिस प्रकार गया है, जिस प्रकार बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, ट्रंप के जो टैरिफ हैं, इन सब के मद्देनजर अब एक नई चर्चा शुरू होगी, वो मोदी जी के रिटायरमेंट की। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एक नई चर्चा शुरू हो सकती है। लेकिन एसआईआर का मामला और खासकर राहुल गांधी जिस एग्रेसिव नोट पे यहां बात कर रहे हैं, इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ज्ञानेश कुमार की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद हिट विकेट वो हो गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन क्या ये सारे मामले अब घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचते हुए दिखाई देते हैं पंकज जी? अनिल मसीह का मामला सबने देखा। अनिल मसीह के मामले में यदि सीसीटीवी सामने नहीं होता तो मालूम नहीं पड़ता कैसे वोट चोरी करते हैं। उसके बाद में अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में ईवीएम की गणना हुई एक सरपंच के चुनाव में, और 2.5 साल बाद जो हारा हुआ व्यक्ति था उसको जीता घोषित किया गया। अभी आप देख लीजिए उचाना का जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है, वहां पे जो डाक मतपत्र थे उनको गिनने में गड़बड़ी की गई, रिजेक्ट कर दिए गए। वो बहुत माइनर 100-125 वोट से जीते उसके अंदर। उसकी सुनवाई में लगभग 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो जीता हुआ कैंडिडेट है जिसने चोरी से जीत की है, वो बोलता है कि मैं इस तारीख को आता ही नहीं हूं। अभी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी हम जो डाक वाली मतगणना है वो 26 अगस्त को ही कराएंगे, आपको आना हो चाहे ना आना हो। वो अभी तक आता ही नहीं था। ये कुछ ऐसे मसले भी सामने आ रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, जिससे मालूम पड़ रहा है कि चुनाव आयोग या चुनाव का तंत्र है वो संदिग्ध है। और बिहार में देखिए, बिहार की जो ये मतदाता अधिकार यात्रा है, इसकी एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी तक राहुल गांधी पे एक सवाल खड़ा किया जाता था कि वो जिद्दी हैं और वो लोगों को सहयोगी दलों के साथ समन्वय नहीं कर पाते। लेकिन बिहार में जो इतनी शानदार तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य जी, तेजस्वी यादव और साहनी का जो कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, और साथ में अभी 2 दिन के लिए अखिलेश यादव भी वहां पे आ रहे हैं, तो ये जो समन्वयक के रूप में, एक अच्छे समन्वयक के रूप में राहुल गांधी जो स्पष्ट हो रहे हैं, जो संयुक्त आवाज बाजार तक जा रही। देखिए, हर एक व्यक्ति का उसके अंदर एक अलग अलग कोर वोट का एरिया है, और वो पूरे कोर वोट के एरिया में जो बात जा रही है, जो जैसे मुझको जानकारी है कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग, कानपुर से जुड़े हुए लोग भी आज बिहार की रैली में थे, और उन लोगों को बाकायदा ऐसा अवसर दिया गया कि वो जीप में तेजस्वी यादव के साथ कुछ देर खड़े हुए, बाहर से आए हुए लोगों को। तो ये जो खूबसूरती से क्राफ्ट किया गया है, जिससे जो सुदूर लोग आ रहे हैं उनको 5-5 मिनट जीप में खड़े होने को मौका मिल रहा है, उनकी बात सुनने को मौका मिल रहा है। और राहुल गांधी बहुत प्रॉपरली क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में, जो बहुत चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस का सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव होगा, अब आज बहुत स्पष्ट हो गया कि जो इतना सुंदर तरीके से समन्वय है सभी राजनीतिक दलों में, उसमें किसी सीट को लेकर टकराव नहीं। और यदि एक सूत्र से, एक बात से यदि ये लोग लड़ेंगे तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मतदान केंद्र स्तर पर इनके हर जगह अच्छे बूथ लेवल असिस्टेंट्स होंगे, तो इनको वोट चोरी का मौका नहीं मिलेगा। इस मामले में भी ये जो बिहार की यात्रा ये बहुत सफल सिद्ध हो रही है। और साथ में जो ये हरियाणा के, पंजाब के जो छोटे छोटे उदाहरण आ रहे हैं, अनिल मसीह तो ब्रांड एम्बेसडर बन गया ज्ञानेश कुमार जी का। अब ज्ञानेश कुमार जी के पक्ष में आईएएस एसोसिएशन दे रहा, भाई इनको आप ट्रोल मत करो। और जबकि वो ट्रोल आर्मी के अधिकृत प्रवक्ता बने हुए ज्ञानेश जी, और ट्रोलिंग की स्थिति देखिए। अब जो थाली इन्होंने सजाई थी उसी का स्वाद लेना पड़ रहा है। ज्ञानेश जी की बेटी जो नोएडा में कलेक्टर है, उनको अपना जो एक्स अकाउंट है
उसको सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि लोग उसके अंदर भारी कचरा डाल रहे हैं जी, या भड़ास डाल रहे हैं। ये 11 साल की भड़ास है लोगों की, जिसको इन लोगों ने अब उस स्तर पे बना दिया है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है इन लोगों को दौड़ा के वही हाल कर रहा है जो ये अभी तक राहुल गांधी और उसकी टीम का करते रहे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहां अब एक, चूंकि संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और अब दो चीजें हैं, एक तो सड़क पे विपक्ष है, उधर सुप्रीम कोर्ट में SIR का मामला है, और तीसरी बात जो है वो 9 सितंबर तक चुनाव की आपाधापी भी रहेगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऐसे में धनखड़ साहब की खोजबीन जारी है। धनखड़ साहब जिस बंगले में रहते थे, शायद वो बंगला उन्होंने खाली कर दिया, लेकिन वो नहीं दिखे। शकील जी शायद कंफर्म करेंगे कि बंगला खाली हो गया। शकील जी? नहीं, हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी है कि उनके लिए नया बंगला जो खोजा जा रहा है पास में ही कामराज मार्ग पे या राजाजी मार्ग पे, वहां तक है, और अभी तक वो उसी बंगले में थे जो ऑफिशियल है। नया बंगला, ये भी नया बंगला मिला है। पहले जो उपराष्ट्रपति का निवास था विज्ञान भवन के पास वाला, वो खाली करवा के एक नया जो गुरुद्वारा रकाबगंज है उसके पास एक नया बनाया गया है। तो वहां अभी तक वो थे, लेकिन कर दिया है या नहीं किया है इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। जी जी जी, लेकिन अमलेंदु जी, इन सब के बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव वो भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, माना जाए ऐसा? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, बिल्कुल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के जरिए मोदी जी की राजनीति को भी काफी कुछ ध्वस्त करने की तैयारियां बीजेपी के अंदर और एनडीए के अंदर भी चल रही है। इंडिया गठबंधन की तो चल ही रही है। महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि जो उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और उन्होंने कल भी कहा और आज भी कहा, दोनों बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए सब लोग मुझको वोट करें। ये उनकी तरफ से अपील है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो दक्षिण के प्रतिनिधि भी नहीं है, वो तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी नहीं है, वो प्रतिनिधि आरएसएस के हैं, मोहन भागवत के हैं, नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं। तो अब राजीव जी एक ये संकट की स्थिति जो है ये चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, बीआरएस, नवीन पटनायक, इन जैसे तमाम दलों के सामने है कि भाई आप आरएसएस के आदमी को वोट करेंगे या एक ऐसे व्यक्ति को जो कानूनविद है और निष्पक्षता के साथ जो सदन को चलाएगा कि आप उसको वोट करेंगे, ये देखना होगा। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से ये लाया गया बिल जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों सबको गिरफ्तार करके और उनकी कुर्सी छीन लेने वाला, इसने भी एक संदेश देने का काम किया। वो संदेश यही है कि मोदी जी के साथ वाले जो है वो इधर उधर भागने ना पाए, तो उनके लिए कानून लाया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो ये संदेश भी अच्छे तरीके से जा रहा है। तो हो सकता है राजीव जी, चूंकि इसमें व्हिप भी लागू नहीं होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी बार ये अपील कर रहे हैं कि तेलुगु बिड्डा को जो है सब समर्थन दें, तेलुगु बिड्डा को समर्थन दें, तो जो तेलुगु बिड्डा वाली पार्टियां हैं उनके सामने बहुत बड़ा संकट है कि मोदी जी से दोस्ती निभाएं कि तेलुगु बिड्डा के जाकर अपनी अस्मिता के साथ खड़े हो। तो ये उनके सामने एक संकट है। तो अगर राजीव जी ये तेलुगु बिड्डा वाली बात चल गई तो मोदी जी के प्रतिनिधि जो है वो उल्टे सिर के बल खड़े भी हो सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। और राजीव जी सबसे बड़ी बात जो लग रही है वो लग रही है कि मोदी जी को जो लोग बीजेपी के अंदर शिकस्त देना चाहते हैं वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव के जरिए शिकस्त देने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसकी आशंकाएं लगातार जताई जा रही है और ये जो परेशानी है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्रॉस वोटिंग, क्योंकि यहां पर व्हिप नहीं चलता है, आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और कुल 782 वोट्स हैं सांसदों के, दोनों सदनों के, और अब देखते हैं किसके खाते में कितना आता है अभी। लेकिन चुनाव प्रचार भी होना है। उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है और आरएसएस का यहाँ कैंडिडेट खड़ा है, एक तरफ एनडीए की तरफ से, तो दूसरी तरफ किसी भी मतलब गैर राजनीतिक कैंडिडेट खड़ा है दूसरी तरफ से, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी।
अब उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और समर्थन के लिए वो भी घूम रहे हैं। आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस पे बनी रहेगी। और दूसरी तरफ चर्चा राहुल गांधी की यात्रा की, और तीसरी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के पोल खुलते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी और भी बहुत कुछ है जो हम जल्दी लेकर आएंगे। तो और इन सब के बीच ज्ञानेश कुमार कितना ज्ञान बाचेंगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, फर्रा शाकिब जी हमारे साथ लगातार बने रहे उधर मुंगेर से, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रोफेसर रविकांत जी और पंकज चतुर्वेदी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।